नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं तुम ही हो मेरी जिंदगी कहानी का अगला भाग। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही इस कहानी के पिछले भाग को भी देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम ही हो मेरी जिंदगी पार्ट 24। अगले दिन हल्दी का प्रोग्राम था। मोनिका की हल्दी रिजॉर्ट के उस हिस्से में होनी थी जहां दुल्हन का परिवार ठहरा था, जबकि शुभांग की हल्दी के लिए रिजॉर्ट के एक लॉन में बहुत सुंदर सजावट की गई थी। दूल्हा और दुल्हन की हल्दी अलग-अलग अपने ही परिवार वालों के साथ लगनी थी। आज के फंक्शन के लिए नंदिनी रात से ही टेंशन में थी। एक तो उसकी देख रेख में रिजॉर्ट में होने वाला ये पहला फंक्शन था और दूसरे शुभांग और मोनिका की शादी में क्या होने वाला है, ये सोचकर उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ऊपर से एक ही रिजॉर्ट में वो और शुभांग दोनों का नजदीक होकर भी इतनी दूर होना उसे हर पल बेचैन कर रहा था। उनके मिलन पर तो तमाम पहरे लगे थे। बचपन से ही नंदिनी ने जिंदगी के तेज थपेड़े सहे थे और हर बार अपने मजबूत इरादों से जीत कर आगे बढ़ गई थी। पर यहाँ तो मामला दिल का था, इस पर नंदिनी का कोई जोर नहीं चलता था। एक तो उनके प्यार की राह में कांटे बिछाने वालों की कमी ना थी, ऊपर से शुभांग को खो देने का डर। नंदिनी का मासूम सा दिल विचलित हो रहा था। वो पूरी रात सो ना सकी, फिर सुबह जल्दी ही तैयार होकर लॉन में पहुंच गई जहां शुभांग की हल्दी होने वाली थी। वो सजावट करने वालों को कुछ हिदायत देते हुए कह रही थी, यहाँ हल्दी होनी है तो इतने सारे सफेद फूल क्यों लगा दिए? इसमें लाल गुलाब और पीले फूल और मिलाइए और जल्दी कीजिए प्लीज। पूरा दिन नहीं है हमारे पास। हल्दी का फंक्शन अभी थोड़ी देर में ही होना है। नंदिनी का दिमाग तो काम पर लगा था, लेकिन दिल लॉन के ठीक सामने फर्स्ट फ्लोर पर बने शुभांग के रूम में अटका था। उसकी निगाहें बार बार रूम की बालकनी तक जाती और बंद दरवाजे से टकराकर मायूसी से वापस लौट आती। मन में बड़बड़ाते हुए बोली, इतनी जल्दी कहाँ जागने वाले हैं अकड़ू चंद। एक मैं ही उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो रही हूँ। शुभांग भी सारी रात दीपेन से तमाम मुद्दों पर डिस्कस कर रहा था, तो इस समय गहरी नींद में सो रहा था। उसको जगाने के लिए कई बार सुनंदा जी का फोन आ चुका था, लेकिन वो कहता कि मॉम प्लीज बस 15 मिनट और सोने दो, फिर मैं अपने आप उठ जाऊंगा, और फिर रजाई सिर तक तान लेता। तभी शुभांग का मोबाइल फिर बजने लगा। गुस्से से मोबाइल उठाकर बोला, मॉम आप भी ना मुझे एकदम बच्चा समझती हैं। अरे स्कूल थोड़े ही ना जाना है कि टाइम पर उठकर तैयार हो जाऊं। सेरेमनी थोड़ी देर से शुरू करेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। चैन से सोने भी नहीं देते हो आप। फोन पर दूसरी तरफ दीपेन था। वो हंसते हुए बोला, सुबह सुबह कौन सा ऑर्डर दे दिया आंटी ने जो तू आग बबूला हो रहा है। वैसे ऑफिस वालों ने तेरा नाम एनाकोंडा बिल्कुल सही रखा है। दीपेन की आवाज सुनकर शुभांग और चिढ़कर बोला, बस तेरी ही कसर और रह गई थी। तुम सबके रहते मेरी जिंदगी में सुकून मिल ही नहीं सकता। अगर तूने इतनी सुबह ऑफिस की कोई बात करने के लिए मुझे फोन किया है, तो समझ ले आज तेरा दिन खराब कर दूंगा मैं। विपिन हंसकर बोला, यार मैं तो तेरे सुकून की ही बात कर रहा हूँ। अब मुझे कोसना हो गया है तो उठकर अपनी बालकनी में निकल जा। वहां का नजारा देखकर तेरा दिन बन जाएगा। रही बात मेरा दिन खराब करने का, वो तो तू रोज ही करता है। आज कौन सी नई बात है? शुभांग को कुछ तो समझ में आ गया था। दिपेन उसे बालकनी में क्यों भेजना चाहता है। एक झटके से बिस्तर से उठा और शर्ट पहनते हुए बालकनी में आ गया। उसकी निगाह नीचे लॉन में खड़ी नंदिनी पर पड़ी तो वो पलके झपकाना भूल गया। नंदिनी सजावट करने वालों को कुछ समझा रही थी। सफेद रंग के अफगानी सलवार सूट में नंदिनी सच में बहुत सुंदर लग रही थी। बात करते हुए उसकी चांदी की बालियां लहराती
तो उसमें लगे घुंघरू धीरे से बज उठते। अपने लंबे बालों को एक हाथ से अपने कान के पीछे करती, तो कभी हवा में उड़ती अपनी चुन्नी को मुट्ठी में पकड़ लेती। सुबह की नर्म सुनहरी धूप से नंदिनी का रूप कुंदन की तरह दमक उठा था। शुभांग दीवार से टेक लगाकर खड़ा नंदिनी की रूप राशि को खामोशी से अपनी रूह में उतार रहा था। तभी खुद पर किसी की कसती नजरों को महसूस करके बात करते करते नंदिनी एकदम से रुक गई। अपने ठीक सामने बालकनी में शुभांग को खड़े देखा। नींद से भरी शुभांग की आंखें और गहरी हो गई थीं। घुंघराले बाल माथे पर बिखरे थे, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में नंदिनी के लिए अथाह प्रेम लिए अपलक नंदिनी को देख रहा था। शुभांग का ये दिलकश अंदाज नंदिनी के दिल को जोर से धड़का गया। उसके चेहरे पर लाज की लाली बिखर गई, लेकिन नजरें तो शुभांग से हटने को इनकार कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए थे कि दोनों को आस-पास किसी और के होने का एहसास भी नहीं था। लेकिन कोई और था जिसकी शातिर नजरें उनके प्यार पर पड़ चुकी थीं। ट्रैक सूट पहने लॉन में जॉगिंग करते युवराज ने नंदिनी और शुभांग को दुनिया जहान से बेखबर एक दूसरे के प्यार में डूबे देखा, तो उसका दिल जल उठा। उनका सुकून छीनने के लिए वो रास्ता बदल कर नंदिनी के करीब जा पहुंचा। शुभांग ने तो युवराज को देख लिया था, लेकिन नंदिनी की निगाहें अभी भी शुभांग पर ही टिकी थी। नंदिनी के करीब आकर युवराज ने उसकी आंखों के आगे हथेली लहराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग नंदिनी, इतना कहाँ खोई हो कि आसपास की खबर ही नहीं है। नंदिनी ने अचकचा कर युवराज की ओर देखा, फिर एक नजर शुभांग पर डाली। 2 पल पहले शुभांग की आंखों में प्यार ही प्यार भरा था, लेकिन अब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और चेहरा कठोर। वो अंदर की ओर मुड़ा तो नंदिनी समझ गई कि शुभांग गुस्से में भरा यहीं आ रहा है। वो जानती थी कि युवराज को मेरे पास देखकर शुभांग अपना गुस्सा रोक नहीं पाएगा, और युवराज तो वैसे ही तमाशा करने की फिराक में लगा रहता है। शुभांग के अंदर रूम में जाते ही युवराज ने हवस भरी नजरों से नंदिनी के पूरे शरीर को नापते हुए व्यंग से कहा, जो किसी और का है उस पर नजरें गड़ाई बैठी हो, और मैं बेचारा अपना दिल और जिंदगी तुम्हारे कदमों में रखने को बेताब हूँ, पर मुझे एक नजर प्यार से देखती भी नहीं हो। वो नंदिनी के कंधे पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा, तो नंदिनी 2 कदम पीछे हट गई। युवराज ने दुष्टता से हंसकर कहा, आज तो तुम गजब की कातिल लग रही हो कि मेरा कत्ल करके ही मानोगी जाने मन। एक बार मुझे भी प्यार से देखो तो सही, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। फिर उसके चेहरे और शरीर पर अपनी नजरें फिराते हुए बोला, मेरी बाहों में आ जाओ, इतना प्यार बरसाऊंगा तुम पर कि तुम्हें किसी और की चाहत ही नहीं होगी। नंदिनी नफरत से युवराज को देख रही थी। आज तो युवराज ने बदतमीजी की सारी हदें तोड़ दी थी। शायद नंदिनी ने उससे शादी करने को इनकार कर दिया था, इसलिए वो बौखलाया बैठा था और अभी तो शुभांग के वहां आने का इंतजार कर रहा था, इससे तमाशा कर सके। नंदिनी ने नफरत भरी आवाज में कहा, कितने नीच इंसान हो तुम। मेरी निगाह में अपने लिए इतनी नफरत देखकर भी मुझे हासिल करने के सपने देखते हो। तुम भी तो एक मासूम लड़की के पिता हो, किसी और लड़की पर गंदी निगाह डालते तुम्हें शर्म नहीं आती? युवराज सामने से आ रहे शुभांग की ओर इशारा करके बेशर्मी से बोला, और उसकी निगाहें जो अब तक तुम्हारे शरीर पर दौड़ रही थी, वो तुम्हें बेशर्मी नहीं लगी ना? उसमें तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था। तुम्हारी जैसी लड़कियां दूसरों के पतियों को अपने जाल में फंसाकर मजे लेती हैं। युवराज मन से जितना नीच इंसान था, उसकी भाषा भी उतनी ही गंदी थी। इसीलिए नंदिनी ने उससे ना उलझना ही बेहतर समझा। शुभांग नीचे आकर उन दोनों की ओर तेज कदमों से चला आ रहा था। ठीक उसी समय लॉन की तैयारी देखने के लिए सुनंदा जी भी इधर ही आ रही थी।
उन्होंने तीनों को देख लिया था और सारी स्थिति भी समझ ली थी। वो जल्दी से दीवार के पीछे हो गई और नंदिनी को फोन लगाकर कहा, नंदिनी तुम कहाँ हो बेटा? तुरंत मेरे रूम में आ जाओ। मुझे हल्दी का सारा इंतजाम तुम्हारे साथ डिस्कस करना है और उसके लिए सामान भी तो देना है जो मैं अपने साथ जबलपुर से लाई हूँ। जी आंटी, मैं अभी आती हूँ। कहकर नंदिनी ने एक बार गुस्से से युवराज को देखा और शुभांग की तरफ चली आई। युवराज वहीं खड़ा शुभांग का इंतजार करते हुए मन में बोला, ये साला मुझे अपनी अकड़ दिखाए बिना यहाँ से जाएगा नहीं। आने दो। मैं भी तो इसी इंतजार में रहता हूँ कि कब इसे चिढ़ाने का मौका मिले। बड़ा मजा आता है जब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता और बेबसी से तड़प उठता है। शुभांग के पास पहुंचकर नंदिनी ने देखा कि शुभांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज शुभांग जी, जाने दीजिए उस बेशर्म को। उसके कारण अपना मूड मत खराब कीजिए। आप जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए। शुभांग सीरियस होकर बोला, तुम अंदर जाओ नंदिनी। अभी उसे छोड़ दिया तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। नंदिनी ने कहना चाहा, शुभांग जी, लेकिन शुभांग ने उसकी बात बीच में ही काट कर गुस्से से कहा, मैंने कहा ना कि तुम अंदर जाओ। नंदिनी बेबसी से शुभांग की ओर देखती रह गई। वो जानती थी शुभांग इस समय किसी की सुनने वाला नहीं है। अब मैंने कुछ कहा तो और गुस्सा हो जाएगा, इसलिए चुपचाप सुनंदा जी के रूम की ओर चली गई। शुभांग युवराज के एकदम करीब आकर अकड़ कर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोला, जब नंदिनी ने एक बार तुझे मना कर दिया तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका रास्ता रोकने की? युवराज ने शुभांग के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी ढिठाई से कहा, अजी साले साहब, मैंने नंदिनी का रास्ता ही नहीं रोका, उसके एकदम करीब आकर उसकी खुशबू भी महसूस की है और उसे ऐसे छुआ भी था। आह, क्या मदहोश कर देने वाली खुशबू है उस जालिम की। मैं तो अपना होश भी खो बैठा हूँ। शुभांग अपने कंधे पर रखा युवराज का हाथ जोर से दबाकर बोला, यहाँ अपनी बहन की शादी करने आए हो तो मर्यादा में रहो। नंदिनी को छूने की हिम्मत भी की तो पाताल में पहुंचा दूंगा। युवराज ने शुभांग को चिढ़ाते हुए कहा, ओहो साले साहब, आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं जैसे मैंने आपकी बहन को छेड़ दिया है। वैसे ये भी सही है, मेरा तो पहले से ही आपसे जीजा का रिश्ता है। नंदिनी से शादी करने के बाद यही रिश्ता बरकरार रखूंगा। क्यों साले साहब, आपको मंजूर तो है ना? शुभांग ने युवराज का हाथ एक झटके से मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया था। युवराज भी कम ताकतवर नहीं था, लेकिन अचानक हुए शुभांग के हमले को संभाल नहीं पाया और दर्द से कराह उठा। अंदर जाती हुई नंदिनी की निगाह एक दीवार के पीछे खड़ी सुनंदा जी पर पड़ी तो जल्दी से उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर शुभांग और युवराज की ओर इशारा करके बोली, प्लीज आंटी जी, आप शुभांग जी को फोन करके अंदर बुला लीजिए, नहीं तो दोनों की बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाएगी। अब तो काफी मेहमान भी आ चुके हैं, किसी ने देख लिया तो बिना मतलब की बातें होंगी। सुनंदा जी ने झांक कर देखा तो शुभांग युवराज का हाथ मरोड़कर खड़ा था। उन्होंने तुरंत शुभांग को फोन लगाकर कहा, शुभांग, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे रिश्तेदारों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए बेटा। तुरंत अपने रूम में पहुंचो। मैं तुम्हारी हल्दी फंक्शन में पहनने वाले कपड़े तुम्हारे रूम में भेज रही हूँ। शुभांग ने झटके से युवराज का हाथ छोड़ दिया और गुस्से से बोला, अभी तो तू मॉम की वजह से बच गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसलिए तमीज में रहकर अपनी बहन की शादी पर फोकस करो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। शुभांग तेजी से चला गया और युवराज वहीं खड़ा गुस्से से बड़बड़ा रहा था, मेरी बहन की शादी से पहले मेरी सगाई होगी, वो भी तेरी माशूका के साथ। मैं तुम्हें दुख देने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा साले साहब। आज मेरा हाथ मरोड़ा है ना, इसकी ऐसी सजा दूंगा कि तड़प कर रह जाओगे।
और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वेट एंड वॉच। लेकिन फिलहाल अभी तो कोई और तड़प रहा था। आरवी होटल की खिड़की पर खड़ा दूरबीन से रिजॉर्ट की लॉन में हो रहा ये सारा ड्रामा देख रहा था। नंदिनी और शुभांग का एक दूसरे को प्यार में डूब कर देखना, युवराज का नंदिनी के करीब जाना, उसे छूने की कोशिश करना। नंदिनी के लिए युवराज और शुभांग का लड़ना देखकर गुस्से और नफरत से आरबी तड़प उठा और गुर्रा कर बोला, अभी तक तो शुभांग ही था जिसने हर बार मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने नहीं दिया। लड़के इसे देखते ही इसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगते हैं। खैर नंदिनी पर बस मेरा ही हक है, उसको बस मैं हासिल करूंगा। उसके लिए मुझे अब इन दोनों की आंखों में धूल झोंकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मकसद इनसे लड़ने में अपना वक्त बर्बाद करना नहीं है, बल्कि नंदिनी को अपने बिस्तर तक लाना है। और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इतना समय और पैसा मैंने बर्बाद किया है इसे हासिल करने के लिए। अब आखिरी दांव चलना है और नंदिनी मेरी बाहों में होगी। उसके बाद वो मेरे जुनून की हद देखेगी। उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा। हर बात का बदला लूंगा। आरवी की आंखों में नंदिनी के लिए पागलपन भरा जुनून था। इसका कारण क्या था, ये तो वक्त ही बताएगा। इधर नंदिनी का हाथ पकड़कर सुनंदा जी उसे अपने कमरे में लेकर आ गईं। लॉन में क्या हुआ था, इस बारे में सुनंदा जी उससे कुछ पूछती, इससे पहले ही नंदिनी ने जल्दी से कहा, थोड़ी देर में हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है आंटी। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए और हल्दी किस कटोरी में बनानी है मुझे दे दीजिए। और प्लीज आंटी मुझे सब समझा दीजिए कि कैसे क्या करना है। ये सब कुछ मैं पहली बार कर रही हूँ। सुनंदा जी नंदिनी का हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के पास लाकर अपनी एक उंगली में काजल लेकर नंदिनी के कान के पीछे टीका लगाकर मुस्कुराते हुए बोली, आज तो देवलोक से अप्सरा उतर आई है पालमपुर में। पहले तो अपनी बेटी को मुझे लोगों की बुरी नजर से बचाना है, फिर मुझे तुमसे ढेर सारी शिकायत भी करनी है। नंदिनी ने हिचकते हुए पूछा, मुझसे किसकी शिकायत करनी है आंटी? सुनंदा जी ने उसके माथे पर चूम कर कहा, तुम्हारी शिकायत तुमसे ही करनी है मुझे। जब से आई हूँ तो पल भी चैन से मेरे पास नहीं बैठी हो और देवांशी की शादी के बाद मुझसे मिले बिना ही पालमपुर चली आई। जानती हो कितना दुख हुआ था मुझे। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम मुझसे मिले बिना घर चली जाओगी। मैं तो जानती ही नहीं थी कि तुम मुझसे इतनी दूर चली आई। तुम हम सब से दूर जाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो बेटा, होगा तो वही ना जो महादेव की इच्छा होगी। फिर हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए बोली, धन्यवाद प्रभु, आपने इतनी सुंदर और समझदार बेटी को मेरी झोली में डाल दिया। अब इसे मेरे अकड़ू बेटे की जिंदगी में शामिल कर दीजिए। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नंदिनी आश्चर्य से सुनंदा जी को देखे जा रही थी। उनकी बातें सुनकर उसकी आंखें भीग गईं। सुनंदा जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, ना बेटा, इतनी सुंदर आंखों में मुझे तेरे आंसू नहीं अच्छे लगते। इनमें तो बस मैं खुशी की मुस्कान देखना चाहती हूँ। महादेव पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। नंदिनी ने भी सुनंदा जी को कस कर पकड़ लिया और उनके सीने से लगकर सिसकने लगी। थोड़ी देर सुनंदा जी के गले से लगी नंदिनी माँ का प्यार महसूस करती रही। फिर उनका हाथ पकड़कर बोली, आंटी आप मुझे कटोरी और उपटन दे दीजिए, देर हो रही है, मुझे उसे डेकोरेट भी तो करना है। सुनंदा जी ने एक चांदी की थाली और कटोरी नंदिनी को देकर सब समझा दिया। फिर एक थाल और पकड़ाते हुए बोली, इसमें हल्दी की रस्म पर पहनने वाले तुम्हारे और शुभांग के कपड़े हैं। तुम इसमें से शुभांग के कपड़े ले जाकर उसके कमरे में दे आओ और फिर खुद भी जाकर अपने कपड़े बदल लो। ये कपड़े मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं और आज मैं तुम्हें इन्हीं कपड़ों में देखना चाहती हूँ। नंदिनी घबरा कर बोली, लेकिन आंटी
इसमें तो आज मोनिका के कपड़े होने चाहिए थे ना, शुभांग जी के कपड़ों के साथ। आप शायद भूल रही हैं, शुभांग जी से मेरी नहीं मोनिका की शादी होने वाली है। कोई मुझे इन कपड़ों में देखेगा तो क्या सोचेगा? सुनंदा जी ने प्यार से नंदिनी की ओर देखकर कहा, इस थाल में आज शुभांग के साथ किसके कपड़े होने चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ बेटा। और सच कहूँ तो अब जाकर अपने बेटे की खुशियों को अच्छी तरह से समझ पाई हूँ और उसका साथ देने की हिम्मत भी जुटा पाई हूँ। इतनी भी कमजोर नहीं है ये माँ कि अपने बेटे की शादी उसकी दुश्मन से होने देगी। फिर चाहे शुभांग ही किसी प्रेशर में पड़कर मोनिका से शादी करने को तैयार हो जाए, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने अपनी दीदी की मौत का बदला लेना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। इसके लिए वो मोनिका से शादी करने को भी तैयार हो गया था। लेकिन जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, एक बार फिर उसे अपनी जिंदगी से प्यार हो गया। तो अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। इसी मंडप में और इसी शुभ मुहूर्त में तुम्हारी और शुभांग की शादी करवाऊंगी। नंदनी रुआंसी होकर बोली, आंटी जी भले आप मोनिका और शुभांग जी की शादी रोक दीजिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठाएं या शुभांग जी मेरे कारण किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। आप तो जानती हैं ना, धनेश अंकल और दादी माँ मेरी शादी युवराज से करना चाहते थे, लेकिन मैंने ही इनकार कर दिया। वो लोग मुझसे नाराज होंगे और मुझे कभी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। प्लीज आंटी विनती करती हूँ आपसे, अभी ये सब रहने दीजिए। नंदिनी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली। सुनंदा जी नंदिनी का चेहरा अपनी हथेली में भरकर बड़े प्यार से बोली, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उसकी खुशी के लिए सारी दुनिया से ही नहीं, अपनी पति और सासू माँ के खिलाफ भी खड़ी हो जाऊंगी। तुमने भी तो शुभांग की जीवन संगिनी बनने का वादा किया है उससे और सच्चा प्यार भी करती हो शुभांग से। फिर उसकी खुशी के लिए दुनिया वालों से लड़ने की ताकत क्यों नहीं जुटा पा रही हो? क्या तुम मोनिका से शादी करके शुभांग की जिंदगी को दुश्मनी की भेंट चढ़ते देख पाओगी या हर कदम पर उस इंसान का साथ दोगी जिसे अपने पति के रूप में देखती हो? तुम तो बहुत मजबूत हो बेटा, फिर इतनी जल्दी कैसे हिम्मत हार गई? तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। मैं जानती हूँ कि अब अपनी जिंदगी में किसी और से प्यार नहीं कर पाओगे तुम लोग। एक दूसरे को प्यार का हक दिया है तो अपने हक के लिए लड़ना भी सीखो। साथ दो शुभांग का। अब दुनिया से डर कर अपने कदम पीछे मत हटाओ। हम दोनों शुभांग के साथ होंगे तो उसे कोई नहीं हरा सकता। रही बात धनेश और माता जी की, तो उन्हें भी जब समय आने पर सच्चाई का पता चलेगा तो हम दोनों से नाराज नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। नंदिनी ने सुनंदा जी की हथेली अपने कांपते हाथों से कसकर पकड़ रखा था। सुनंदा जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी तो धीरे धीरे नंदिनी स्थिर होने लगी। उसने सुनंदा जी से कहा, मैं आपकी कसम खाती हूँ माँ, भले ही मेरी जान चली जाए, लोग मुझे चाहे जितना लांछित करें, लेकिन मैं किसी भी हाल में अब शुभांग जी का साथ नहीं छोड़ूंगी। अब इस लड़ाई में मैं उनके साथ डट कर खड़ी रहूंगी, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। नंदिनी की आंखों में अब तक जो वीरानी थी, उसकी जगह पर अब हिम्मत और तेज भर गया था। नंदिनी ने सुनंदा जी को माँ कहा था, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, महादेव पर भरोसा रखना बेटा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन तुम मेरे बेटे की अर्धांगिनी बनकर अपने घर के द्वार पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी होगी और मैं अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों की आरती करके तुम्हारी नजर उतारूंगी। फिर नंदिनी के हाथ पर कपड़े की थाल रखते हुए बोली, जल्दी जाओ बेटा, वरना तुम्हारे अकड़ू चंद गुस्से से अपने कमरे में भूखे प्यासे चक्कर काट रहे होंगे।
नंदिनी ने शर्मा कर अपनी निगाहें नीचे कर ली, क्योंकि वो जानती थी कि सबको पता है शुभांग जी का नाम अकड़ू चंद मैंने ही रखा है। थोड़ी देर बाद शुभांग का दरवाजा नॉक हुआ। उसने सोचा कि देपेन आया होगा। उठकर झटके से दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में अभी भी क्रोध की चिंगारी धधक रही थी। शुभांग का सख्त चेहरा और गुस्से से लाल आंखें देखकर नंदिनी एक कदम पीछे हट गई। लेकिन शुभांग का चेहरा अब थोड़ा नॉर्मल हो गया था। दरवाजे से हटकर बोला, अब वहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? नंदिनी बड़ी मासूमियत से बोली, क्या पता किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार दें, और अभी तक कुछ खाया तो होगा नहीं, मुझे ही कच्चा चबा जाएं। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। आप यहीं से ले लीजिए। आपकी हल्दी के कपड़े हैं, इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए। और हाँ, कुछ खा जरूर लीजिएगा, वरना ना जाने कौन बेचारा कमजोर प्राणी इस खूंखार शेर का निवाला बन जाए। शुभांग ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए कहा, तेरे शेर की तो। नंदिनी थाल संभालती हुई सीधे शुभांग के ऊपर जा गिरी। एक हाथ उसके गले में डालकर खुद को गिरने से बचा लिया। फिर उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा कर बोली, देखा ना, अभी भी कितना गुस्सा भरा है अकड़ू चंद की आंखों में। शुभांग उसे छोड़कर एक उंगली उठाकर बोला, खबरदार जो मुझे अकड़ू चंद कहा तो। नंदिनी हंस कर बोली, अब अकड़ू को अकड़ू चंद नहीं तो क्या भोलेनाथ कहूंगी? शुभांग गुस्से से दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़ा हो गया और बोला, जो लाई हो टेबल पर रख दो और जाओ यहाँ से। नंदिनी ने हाथ में पकड़ा हुआ थाल टेबल पर रख दिया और शुभांग को पीछे से हक करके अपना चेहरा उसकी पीठ पर टिका कर खड़ी हो गई। नंदिनी की तेज चलती सांसें और उसकी धड़कनें शुभांग को अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। वो भी कितनी देर खुद को रोक पाता, लेकिन अकड़ है कि इतनी आसानी से जाती नहीं। कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा, फिर नंदिनी का हाथ पकड़कर अपने सामने करके नाराजगी से बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पास आने की और तुम्हें अपनी गंदी नजरों से देखने की? आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। नंदिनी ने उसका चेहरा अपनी नाजुक हथेली में भर लिया और बड़े प्यार से उसके माथे को चूम कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, एक बार किसी पर गुस्सा आ गया तो क्या दिन भर ऐसे ही सबसे नाराज रहेंगे? आपके गुस्से पर तो मेरे प्यार का भी कोई असर नहीं होता। नंदिनी की आंखें नम हो गईं, तो शुभांग ने कसकर उसे अपने सीने में भींच लिया। दर्द भरी आवाज में बोला, जानती हो ना कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता नंदिनी, फिर तुम मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए बार बार ऐसा क्यों करती हो? नंदिनी शुभांग की बातों का जवाब दिए बिना उसके गले में बाहें डाले, उसके सीने से लगी चुपचाप खड़ी, उसके एहसास को खुद में महसूस कर रही थी। शुभांग भी शांत हो गया था। दोनों की धड़कनें अब एक लय में एक साथ धड़क रही थी। इस एहसास के सामने तो कोई भी गुस्सा या परेशानी कहाँ टिकने वाली थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये जाने कितनी देर तक खड़े रहे। फिर नंदिनी शुभांग से अलग होने लगी तो शुभांग ने खींचकर उसे फिर अपने सीने में लगाकर कहा, अभी किसने परमिशन दी है तुम्हें मुझसे दूर जाने की? ऐसे ही मुझे तुमको अपनी रूह में महसूस करने दो। बस यही वो पल होता है जब मैं सारी टेंशन, सारी परेशानी भूल जाता हूँ। नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान खिल आई थी। उसने धीरे से शुभांग के दिल के पास चूम लिया। शुभांग ने उसका चेहरा और जोर से अपने दिल से लगा लिया। थोड़ी देर बाद नंदिनी धीरे से बोली, सुनंदा माँ ने कुछ भेजा है, एक बार उसे देख तो लीजिए। नंदिनी से सुनंदा जी के लिए माँ सुनकर शुभांग के दिल को एक अलग सा सुकून महसूस हुआ। माँ से मिलकर शायद नंदिनी के मन से उससे दूर होने का डर निकल गया था। शायद अब नंदिनी को विश्वास हो रहा था कि मेरी शादी नंदिनी से होगी। नंदिनी का चेहरा अपनी हथेली में भरकर उसकी आंखों की गहराई में उतरते हुए बोला, मेरे कहने पर उन्हें कभी माँ नहीं बोला तुमने?
और माँ की बात एक बार में ही मान गई। अब नंदिनी की निगाहें भी शुभांग की गहरी आंखों में डूबने को बेताब थीं, लेकिन ज्यादा देर तक शुभांग की नजरों की तपिश सह नहीं पाई और हल्के से अपनी पलकें मूंद लीं। शुभांग ने उसकी बंद पलकों को बारी-बारी से चूम लिया। अपनी आंखें मूंद कर जैसे ही उसके होठों की ओर बढ़ा, नंदिनी ने झट से अपनी आंखें खोल दी और टेबल के पास जाकर बोली, पहले देख तो लीजिए, माँ ने क्या भेजा है। ऐसा ना हो कि आपके होश उड़ जाएं। नंदिनी के दूर जाते ही शुभांग चौंक गया, फिर अपनी हालत पर मुस्कुराकर नंदिनी के पास जा खड़ा हुआ। नंदिनी ने थाल के ऊपर से कपड़ा हटा दिया और शुभांग की नजर सीधे थाल पर रखे पीले रंग के लेडीज सूट पर पड़ी। उसके माथे पर शिकन आ गई, इसे नंदिनी ने भी देख लिया था। शुभांग ने नाराजगी से कहा, ये किसके लिए है और यहाँ क्या कर रहा है मेरे कपड़ों के साथ। नंदिनी शर्माते हुए बोली, आपकी होने वाली दुल्हन के कपड़े हैं, आपके साथ ही उसकी भी तो हल्दी होने वाली है। 1 मिनट में ही शुभांग का पारा फिर चढ़ गया था। नंदिनी की बांह जोर से पकड़कर बोला, और तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है उस मक्कार लड़की के कपड़े मेरे कपड़ों के साथ देखकर। नंदिनी अपनी आंखें चौड़ी किए शुभांग को देख रही थी और नंदिनी के इस एक्सप्रेशंस का कारण शुभांग की समझ में नहीं आ रहा था। क्रमशः साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।